हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चल। तो बच्चों चलो आज हम कक्षा 9 का पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है, फिर कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको ये बताया था। आज हम आपको और कोशिका की खोज कैसे होती है ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आज हम इस भाग में हम पढ़ेंगे कि भाई जो कोशिका है उसके कार्यात्मक मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं। आपको कोई ये कह दे कि कोशिका के 3 मुख्य भागों के नाम बताइए, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। यानी कि कोशिका के 3 मुख्य भाग, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो कोशिका के 3 मुख्य भाग कौन कौन से आ गए बेटे इसमें। नंबर 1 कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और दूसरा है आपका केंद्रक। दूसरा क्या है? केंद्रक। और तीसरा है आपका कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इनको हम अभी टर्न बाय टर्न करेंगे। सबसे पहले बात आती है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है बेटे, यानी कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है। ये 3 भाग जो आपको बताए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आप किसी भी कोशिका की जब बात करते हैं, आप माइक्रोस्कोप में किसी भी कोशिका को देखेंगे, बैक्टीरिया की कोशिका को देखें या फिर वायरस की देखें, पादप कोशिका को देखें, जंतु कोशिका को देखें, सबके अंदर ये 3 भाग तो आपको हर कोशिका में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों को मुख्य रूप से मानते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कोशिका के बारे में, कोशिका की संरचना भी देखी हुई है जो सिंपल रूप में। तो आप ये देखेंगे कि जैसे कोशिका जब हम बनाते हैं तो हर एक में ये बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं और कोशिका द्रव्य दिखाते हैं और ये बाहर की ऐसे कवरिंग दिखाते हैं। ये जो बाहर की जो सबसे भारी झिल्ली है, आवरण है सबसे बाहर वाला, वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। अब इसके जो संरचना है वो कैसी है, मतलब किस चीज की बनी हुई है ये, तो ये बेटे प्रोटीन्स और लिपिड्स इनकी बनी होती है। ये एक सैंडविच की तरह से होती है कि भी 2 हम लिपिड्स की लेयर होती है, परत होती है, उनके बीच में प्रोटीन्स जैसे रख देते हैं। जैसे आप सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड के 2 पीस लिए और उसके बीच में आप मसाला भर देते हैं, आलू वगैरह का जो भी चीज आपको बनानी होती है, तो सैंडविच हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें भी ऐसे होता है कि भी इधर लिपिड्स कह सकते हैं आप, डायरेक्ट फॉस्फोलिपिड याद नहीं रहता तो वो बड़ी क्लासेस में आता है। ये लिपिड्स होता है, इधर भी लिपिड्स होता है और बीच में आपके प्रोटीन्स ऐसे। और जो ये कोशिका की जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसकी जो संरचना है, सबसे पहली बात यानी कि ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड, 2 चीजों की बनी होती है। ये बताया किसने था प्रोटीन और लिपिड की बनी है? सिंगर और निकोलसन ने। किसने? सिंगर व निकोलसन। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कब दिया था इसके लिए मॉडल अपना? 1972 में। और उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, सेल के लिए जो दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात आती है कि इसका कार्य क्या है कोशिका झिल्ली का। ये तो वही बात होगी जो घर का बाहर जो 4 दीवारी होती है हमारी, उसका कार्य क्या होता है। जैसे ही हम बाहर से बाउंड्री करते वैसे हमारे घर की शेप आती है। मान लो हमने सर्कल में बाउंड्री की है तो हम कहेंगे कि वृत्ताकार आकार का घर बना हुआ है। हम बाहर की बाउंड्री वर्गाकार करते तो वर्गाकार आकार का हमारा प्लॉट बन गया वो।
ठीक है ना। तो ऐसे ही यानी कि ये कोशिका झिल्ली का कार्य क्या हो गया, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो कोशिका झिल्ली होती है बेटे, ये जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का जो आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है, वो किसकी सहायता से होता है, कोशिका झिल्ली की सहायता से। समझ में आई बात आपको। तो यानी कि ये क्या हो गई कोशिका झिल्ली, कोशिका की चौकीदार हो गई। जैसे हमने घर के बाहर चौकीदार रखा हुआ, तो चौकीदार ही परमिशन देता है कि कौन लोग अंदर आएंगे, कौन लोग बाहर जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि अब हमने बात की कि कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, सिर्फ कुछ ही चीजों को, कुछ पदार्थों को कोशिका से अंदर और बाहर आवागमन करने देती है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब क्या हो गया कि भी ये नहीं है कि कोई भी आया और अंदर घुस गया, कोई भी जिसका दिल किया बाहर निकल गया, नहीं। कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं, कुछ सिलेक्टेड पदार्थ हैं जिनको ये परमिशन देती है, अलाउ करती है, मंजूरी देती है कि भी कौन सी चीजें बाहर निकल सकती है, कौन सी चीजें अंदर आ सकती हैं। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। झिल्ली मतलब कोई भी परत हो, 3 प्रकार की होती है, पारगम्य, अपारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य। अपारगम्य जिसमें से कोई भी चीज आर पार नहीं हो पाए, और पारगम्य जिसमें से कोई भी चीज है वो अंदर चली जाए। और वर्णात्मक पारगम्य कौन सी होगी, जो सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही उसमें से आर पार होने दे। तो हमारी कोशिका झिल्ली कैसी है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। क्यों है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही उसमें से आर पार करने देती है, कोशिका से बाहर जाने देती है और कोशिका के अंदर आने देती है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ आई बात। नेक्स्ट आपका आता है बेटे कि भी अभी हमने कहा कि भी कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर जाते हैं और कुछ पदार्थ अंदर आते हैं। तो कोई तो प्रोसेस होती होगी, कोई तो प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो पदार्थों का आवागमन होता है। तो बेटा आपने ये छोटी क्लास में भी पढ़ी हुई है टर्म से, अभी आपको एकदम से नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा, विसरण। तो ये विसरण क्या होता है, ये क्या होता है, स्वतः गमन होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः गमन करते हैं, अपने आप ही वो चलना स्टार्ट करते हैं। जहां उनकी मात्रा अधिक है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ पदार्थ अपने आप गति करने लग जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण। यह प्रक्रिया बेटे तीनों अवस्थाओं में होती है, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। समझ में आई बात आपको। और सबसे अधिक उच्च दर मतलब इसकी किस में होती है, गैसेज में होती है। जो गैसें होती है उनमें सबसे ज्यादा तेज गति से होती है ये मूवमेंट विसरण की। ठीक है। फिर ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर CO2 और O2 का आवागमन कैसे होता है या परिवहन कैसे होता है। तो बेटे जो CO2 और O2 है, कौन सी अवस्था है पदार्थ की, गैसीय अवस्था है। तो इसके अंदर आवागमन कैसे होगा, अभी मैंने बताया कि गैसों का जो आवागमन होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। तो आप यहाँ 1 नंबर पहले तो एक लाइन ये लिखेंगे कि जो CO2 और O2 गैसीय अवस्था है, तो इसलिए कोशिका के अंदर इनका आवागमन विसरण के द्वारा होता है। तो फिर आप इसमें लिखेंगे, मान लो 1 ही नंबर में दिया तो इतना ही बहुत है, और 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो आप फिर उसको थोड़ा सा विसरण को बता देंगे। यानी कि जो O2 है उसकी जो सांद्रता है यानी कि मात्रा किधर ज्यादा है, बाहरी वातावरण में ज्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो इसलिए O2 है बाहर से कोशिका के अंदर जाएगी। और CO2 जो है उसकी सांद्रता कोशिका के अंदर अधिक है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, बाहर की बजाय। तो इसलिए जो CO2 है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो कोशिका के अंदर से बाहर निकलेगी।
समझ में आई बात। फिर एक और प्रक्रिया आती है बेटे, परासरण। परासरण, परासरण क्या होता है? ये भी विसरण का एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि भी यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, वो शर्तें याद रखनी है कि विसरण से ये फिर अलग क्यों रखा, विसरण का प्रकार है तो इसको परासरण क्यों कहा। पहली बात, इसके लिए एक माध्यम द्रव होना चाहिए। दूसरी बात कि झिल्ली कैसी होनी चाहिए? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं इसमें विसरण से अलग। फिर इसकी परिभाषा क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें जल के कण, यहां पर द्रव के कण भी कह सकते हैं, जल के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ वर्णात्मक पार झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर बताती हूं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पानी के कण, जैसे हमने कह दिया कि भी, अब देखो यहां पर हमने जैसे ये कण है, बीच में हमने वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली लगा दी। मान लो हमने ये कह दिया कि भी कोशिका झिल्ली ही बीच में लगा रखी है, इधर भी कोई सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है हमारे ऐसे, और बीच में हमने एक झिल्ली लगा रखी है और इधर भी सॉल्यूशन है। ये हमारा पतला गोल है। पतला गोल मतलब हमने पानी सेम ले रखा है, लेकिन इसमें हमने क्या किया? 2 चम्मच चीनी डाली और इसमें हमने, यानी कि गाढ़ा गोल है, इसमें हमने कितनी डाली कि भी हमने 10 चम्मच चीनी डाल दी। अब आप ही बताइए बेटे, पानी, ये पतली झिल्ली है जिसमें से पानी निकल सकता है, चीनी नहीं निकल सकती। अब आप बताइए, पानी इधर से, ये हमने ए कह दिया और ये बी कह दिया, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा। सबको पता है कि भाई पतला गोल कौन सा है? ये है, ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? परासरण हो गया। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पानी के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ वर्णात्मक पार झिल्ली के द्वारा गति करते हैं या गमन करते हैं, उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है आपका भक्षकाणु प्रक्रिया। ये भक्षकाणु प्रक्रिया क्या है? यह वह विधि होती है जिसके द्वारा अमीबा अपना पोषण ग्रहण करता है। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो अमीबा की जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली होती है बेटे, वो लचीली होती है। तो क्या करती है? जिधर से भी उसको खाना दिखाई देता है, उधर क्या हो जाता है? वो अपने कूटपाद बढ़ाने शुरू कर देता है। जैसे अमीबा हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये हमने क्या बना दिया? अमीबा। ठीक है, सपोज करो यहाँ खाना है हमारा, कोई खाने का कण है, तो क्या करेगा अमीबा कि उधर ही अपने कूटपाद बढ़ाने शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा? इस खाने को बिल्कुल घेर लेता है। और लास्ट में क्या होगा कि भाई इस पूरा जो खाना था वो खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी के रूप में अंदर आ गया उसके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कौन सी हुई? भक्षकाणु प्रक्रिया। फिर ये जब खाना अंदर आ जाता है तो जो हमारा अमीबा है उसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, वो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? इस जटिल खाने को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और जो ऊर्जा निकलती है उसको अमीबा प्रयोग कर लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कोशिका भित्ति के नजदीक आ जाता है और वहां से कोशिका भित्ति फिर फट जाती है और उस अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है। इस तरह से अमीबा के अंदर पोषण की प्रक्रिया होती है। समझ में आया बेटा आपको सबको? नेक्स्ट आता है कि भी विलयन के प्रकार। विलयन जो है बेटे
वो कितने प्रकार का होता है? विलयन के प्रकार। विलयन बेटे 3 प्रकार का होता है। अल्प प्रासरणदाबी, अति प्रासरणदाबी और संप्रासरणदाबी। तो बच्चों यहाँ हम बात करते कि विलयन 3 प्रकार का था, अल्प प्रासरणदाबी, अति प्रासरणदाबी और संप्रासरणदाबी। तो हम बात करते कि अल्प प्रासरणदाबी विलयन कौन सा होता है, यानी कि वह विलयन जिसमें जो हाइपोटोनिक यानी कि बाहर वाले घोल जो है वो पतला है और कोशिका वाला जो घोल है वो गाढ़ा है, तो उसको बोलते हैं अल्प प्रासरणदाबी यानी कि पतला घोल। किसी कोशिका को किसी माध्यम में रखा जाए, बाहर वाला माध्यम जो हमारा पतला है और कोशिका के जो माध्यम अंदर जीव द्रव है, कोशिका द्रव है, वो हमारा गाढ़ा है, तो क्या होगा उसमें अल्प प्रासरणदाबी विलयन घोल में जब हम कोशिका को रखेंगे तो जैसे आप लेते हैं कि भी किशमिश घर में सबके में प्रयोग होती है हलवा बनाने में, तो किशमिश जैसे हमने क्या किया कि पानी जो एक कटोरे में ले लिया और उसमें हमने क्या रख दिया, किशमिश डाली हुई है, ठीक है। तो यानी कि बाहर का गोल हमारा गाढ़ा पतला है और किशमिश के अंदर गाढ़ा है। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जो किशमिश हमने रखी थी वो क्या हो जाती है, फूल के मोटी हो जाती है ऐसे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो बाहर था वो अल्प प्रासरणदाबी गोल था और अंदर हमारा अति गाढ़ा गोल था, बाहर पतला। तो इसलिए कोशिका के अंदर जो पानी अंदर, यानी कि जब हम कोशिका को अल्प प्रासरणदाबी विलयन में रखेंगे तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा और हमारी कोशिका फूल जाएगी। फिर आता अति प्रासरणदाबी। तो अति प्रासरणदाबी घोल विलयन कौन सा होता है, वह विलयन जिसमें जो घोल है हमारा वो जो गाढ़ा हो, यानी कि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखें जिसमें बाहर वाला जो माध्यम है वो गाढ़ा है और कोशिका के अंदर जो माध्यम वो पतला है, ठीक है। तो उस घोल को हम क्या, बाहर वाला जो गाढ़ा घोल है उसको क्या कहेंगे हम, अति प्रासरणदाबी। अति मतलब गाढ़ा, ज्यादा है। तो यही जो फूली हुई कोशिका है, फिर हमने क्या किया, एक घोल ले लिया जिसमें हमने एक कटोरे के अंदर हमने कह दिया कि भी 10 चम्मच चीनी डाल दी और उसके अंदर हमने फूली हुई ये उस गाढ़े घोल में हमने फूली हुई किशमिश डाल दी। तो फिर हम क्या देखते हैं कुछ समय बाद कि ये जो किशमिश थी ये हमारी दोबारा से सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ गई बेटे, क्योंकि इसमें जो पानी भरा था वो हमारा बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, यानी कि जब कोशिका को हम अति प्रासरणदाबी विलयन में रखते हैं तो पानी कोशिका से बाहर वाले माध्यम में आता है और कोशिका हमारी सिकुड़ जाती है। और संप्रासरणदाबी घोल यानी कि जिसमें बराबर मात्रा है, न तो कोशिका फैलती है और न हमारी सिकुड़ती है, तो ऐसी की ऐसी ही रहती, जितना पानी अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि जब कोशिका को ऐसे, यानी कि 2 ऐसे विलयन जिनमें विलयन और विलायक, विलायक और विलेय यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की मात्रा बराबर होती है, उन घोल को हम क्या कहते हैं, संप्रासरणदाबी विलयन। तो बेटा उम्मीद है आपको ये हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक जरूर करना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू बेटे।